बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरे में पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही विजय का फोन आ गया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसे कमरे में ही बुला लिया। विजय अपने चेहरे की झुलाहट छुपाने में कामयाब ना हो सका। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने पूछा कि आया मैं शाम को खरीदारों से मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरा इस बात में मुख्तसर जवाब सुनकर बोला कि क्या तमाम दस्तावेजात आपके पास यहाँ मौजूद हैं? मिस्टर विजय, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम फौजी सीधे ज़रूर होते हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इतने अहम कागजात मैं अपने सूटकेस या पैंट की जेब में रख कर फिरता रहूंगा? मिस्टर विजय, वो कागजात और ब्लू प्रिंट मैंने बुरैदा पहुंचकर सबसे पहले एक बैंक के लॉकर में रखवाए और फिर होटल में कमरा लिया। आज शाम को तो खरीदारों के साथ बस इब्तदाई बातचीत होगी और सौदा तय पाने की सूरत में बैंक औकात में बैंक के अंदर ही उनको कागजात दूंगा और वहीं से रकम भी वसूल करूंगा। विजय शायद ये समझता था कि मैंने कागजात अपने सूटकेस में रखे हुए होंगे। मेरी बात सुनकर वो कुछ मायूस सा दिखाई देने लगा। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, आपके ख्याल के मुताबिक इन कागजात का मुआवजा कितना होना चाहिए? मैंने कहा, तुम बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और हिफा की तामीरात और वहाँ के रिहायशियों की जिंदगी की कीमत लगा लो, फिर तुम्हें एहसास होगा कि मेरा मुतालबा यानी 15 करोड़ डॉलर बहुत कम है। उन दिनों अमेरिकन डॉलर ओपन पाकिस्तानी रुपयों में 14 रुपए का एक डॉलर था। मेरा मुतालबा सुनकर विजय की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर विजय, तुम तो बस एक एजेंट हो। खरीदारों को इन डॉक्यूमेंट्स की असल कीमत का बखूबी इल्म होगा। हाँ, अगर मेरे मुतालबे से अगर रकम कम हुई तो उन्हें बता देना, फिर मुझे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने अहम कागजात जिनमें इस्लामी बम की तैयारी के ना सिर्फ तमाम मराहल दर्ज हैं बल्कि यूरेनियम 238 अफसोदगी का फार्मूला भी है, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से हासिल करने के लिए यूरोपीय ममालिक अरबों डॉलर देने के लिए भी तैयार हैं। क्या मैं उसे रेवड़ियों के भाव बेच दूंगा? विजय मुझे उखड़ते हुए देखकर बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे खरीदार बड़ी से बड़ी रकम देने के लिए भी तैयार हैं। उन्हें बस कायल करना होगा कि आपके पास इतने कीमती कागजात हैं और उन्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि वो वाकई इतनी बड़ी रकम देने के अहल हैं भी या नहीं। मैंने कहा, और मिस्टर विजय, इस किस्म के सौदे बाहमी एतमाद पर तय पाते हैं। मैं उन्हें ना तो जांच पड़ताल के लिए कागजात दूंगा और ना ही वो 15 करोड़ डॉलरों के सूटकेस मुझे दिखाने के लिए लेकर आएंगे कि वाकई वो इतनी बड़ी रकम अदा कर सकते हैं। मिस्टर विजय, तुम एसी इंजीनियर हो और तुम्हारी सोच बस एसी प्लांट तक ही महदूद है। तुम्हारी पार्टी जब मुझे मिलेगी तो फिर सारी बातें तय पा जाएंगी। तुम सिर्फ दोनों पार्टियों को मिलाओ और अपने कमीशन से गर्ज रखो, जो 1.5 करोड़ डॉलर बनता है। विजय ने भी अपने कमीशन का हिसाब लगाया होगा, लेकिन मेरे मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर उस पर गशी तारी होने लगी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने उसे टोक कर कहा, मेरे और मेरे दोस्तों के कमरे में गुलदान में फूलों में छुपाए गए माइक्रोफोन हमने देख लिए थे। सुबह नाश्ते पर हमारे लिए महसूस करदा टेबल के गुलदान में माइक्रोफोन लगा हुआ था। ये बचगाना बातें छोड़ दो। तुम्हारा क्या ख्याल है, जो इतने बड़े सौदे करते हैं वो इतनी मामूली सी बातों से बेखबर होंगे? मेरी बात सुनकर विजय का रंग फक हो गया। उसने मेरी बात की कोई तरदीद नहीं की और खामोशी से गर्दन झुका ली। उसने अपने हथियार फेंक दिए थे। मेरी ट्रेनिंग के मुताबिक यह मेरी खासी बड़ी कामयाबी थी कि मैंने महज बातों से ही विजय की कुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म कर दिया था। शाम के 7 बजे मेरे कमरे में विजय का फ़ोन आया। उसने बताया कि खरीदार आ चुके हैं और काफ़ी शॉप के एक कोने वाली टेबल पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपने साथियों को पहले ही बता दिया था कि जब मैं उनके दरवाज़ों पर महसूस किस्म की दस्तक दूं तो वो लॉबी में, काफ़ी शॉप में, रेस्तुरान में और लॉन में टहलते हुए मुझे देखते रहें, बल्कि मुझे साथ चलने की दावत दें। जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां से इतने करीब रहें कि मेरे बुलाने पर फौरन आ जाएं और मुसल्ला हालत में रहें। मैं विजय के फ़ोन के 15 मिनट बाद साथियों के दरवाज़ों पर दस्तक देते हुए नीचे काफ़ी शॉप में चला गया। विजय काफ़ी शॉप में दाखिले की जगह पर खड़ा था और कोने की टेबल पर 3 अशखास जो शक्ल से भारतीय लगते थे बैठे हुए थे। विजय ने मेरे साथ उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये तीनों आपके डॉक्यूमेंट्स खरीदने की फाइनल अथॉरिटी रखते हैं। मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठकर तारुफ करवा कर चला जाऊंगा। सारी डील आपने उनके साथ मुकम्मल करनी है। हम टेबल पर पहुंचे तो वो तीनों खामोशी से हमें देखते रहे। विजय ने उनसे मेरा और उनका मुझसे तारुफ करवाया। इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था और ये तीनों साहबान इनको खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने ना तो मुझसे नाम पूछा
اور نہ ہی ہاتھ ملایا، صرف مسکراہٹوں کے تبادلے کے بعد ہم خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وجے نے ویٹر کو کافی لانے کا کہا اور تھوڑی دیر بعد معذرت کر کے اٹھ گیا۔ وہ تینوں مجھے اور میں انہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تول رہے تھے۔ معمولی کپڑوں کی قمیض اور پتلون پہنے نہ تو مجھے یہ بھارتی فوج کے افسران لگ رہے تھے اور نہ ہی ان کے چہروں پر اتنی بڑی رقم ادا کر کے ڈاکومنٹ خریدنے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ سول ڈریس میں ملبوس کسی بھی شخص کی حیثیت جاننے کے لیے ہمیشہ اس کے جوتوں کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ لباس چاہے کتنا ہی میلا کیوں نہ ہو، ایک صاحب حیثیت آدمی کے جوتے ہمیشہ کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ ان سب کے جوتوں پر مٹی کی خاصی بڑی تہ جمی ہوئی تھی اور جوتے بھی ادنا کوالٹی کے تھے۔ صرف ایک نے سیکو 5 گھڑی پہنی ہوئی تھی، جبکہ باقی دو نے تو بالکل معمولی قسم کی گھڑیاں پہن رکھی تھی۔ میں ان کی ایک ایک بات نوٹ کر رہا تھا تاکہ انہیں پرکھ سکوں۔ ایک کی قمیض کے نیچے سے اس کی میلی بنیان جھانک رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹ کے 555 کے ڈبے تھام رکھے تھے، لیکن لائٹر وہ تھے جو آج کل پاکستان میں 10 روپے میں ملتا ہے۔ کافی آئی تو ان میں سے ایک نے میرے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کپوں میں کافی اونڈیلی۔ کافی اور دودھ سے پیالے لبالب بھرنے اور چمچ سے چینی ملانے کے انداز سے بھی ان کی پست حیثیت کا مجھے بخوبی احساس ہو گیا۔ کافی پیتے ہوئے آخر میں نے انہیں مخاطب کیا اور نپی تلی انگریزی میں ان سے پوچھا، کیا مسٹر وجے نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میرے پاس کس قدر اہمیت کے ڈاکومنٹ ہیں اور میں نے ان کی کیا قیمت طلب کی ہے؟ میرے سوال پر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے میرے سوال کا جواب دینے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں۔ چند لمحوں تک جب مجھے اپنے سوال کا جواب نہ ملا تو میں نے مزید سکیل انگریزی میں اپنا سوال دہرایا۔ شاید وہ میرے سوال کو نہ سمجھ سکے۔ ان میں سے ایک نے ٹوٹی پوٹی اور خالص بھارتی انگریزی میں جواب دیا کہ ہم آپ کی قیمت دینے کو تیار ہیں، مگر ہمیں پہلے کاغذات دیکھنے ہیں۔ میں ان کی اصلیت سمجھ چکا تھا، لہٰذا میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ میں سے کوئی نیوکلیر انرجی کا سائنسدان بھی ہے جو یورینیم 238 کو افزود کرنے کا فارمولہ سمجھ سکے؟ اگر آپ میرے زبانی کہنے کو کافی سمجھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کی رقم کی ادائیگی کن بینکوں کے ذریعے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اتنی بڑی رقم ریاض بینک یا اہلی بینک کے ذریعے تو نہیں کریں گے۔ اب وہ بالکل گھبرا گئے۔ بڑی مشکل سے ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ ہم جلدی میں چلے آئے تھے، اس لیے رقم کی ادائیگی کے بارے میں کچھ سوچ نہ سکے۔ وجے کے ذریعے ہم آپ سے ایک آدھ دن میں دوبارہ رابطہ کریں گے۔ یہ جواب اس آدمی نے بجائے اپنی گھٹیا انگریزی میں دینے کے ہندی زبان میں دیا۔ وہ اتنے گھبرا چکے تھے کہ کافی ختم کیے بغیر ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس شخص نے مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہ جب ہمارا آپس میں تعارف ہی نہیں تو پھر ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ؟ اور ہاں، آئندہ جب کسی سے بڑا سودا کرنے جاؤ تو صاف بنیان بھی پہن لیا کرو، اور امریکن سگریٹوں کے ساتھ 1 ریال والا لائٹر بھی اچھا نہیں لگتا۔ تینوں اتنے نروس ہو رہے تھے کہ میری بات سنی انسنی کر کے کافی شاپ سے باہر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکلا تو وہ تینوں ایک کھڑکھڑا ٹویوٹا کرولا میں، جس کی قیمت ان دنوں زیادہ سے زیادہ 20,000 ریال ہوگی، اس میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں کافی شاپ میں واپس آیا تو وجے جو لابی میں کھڑا انہیں جاتے دیکھ رہا تھا، میری ٹیبل پر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی۔ سودا طے پا گیا ہے اور 15 کروڑ ڈالر 1 گھنٹے کے اندر لانے کے لیے چلے گئے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وجے چور نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی اس حالت سے لطف اٹھانے کے لیے کہا، مسٹر وجے، 15 کروڑ ڈالر کی خریداری کرنے والوں کو کم از کم لائٹر تو اچھی کوالٹی کے لے کر دینے تھے، اور یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے جوتوں پر پالش بھی کر لیں۔ انہیں نیوکلیر سائنس کی الف بے بھی نہیں آتی اور خریدنے چلے آئے نیوکلیر انرجی کا فارمولہ۔ اس حیثیت کے لوگوں کو تو کسی اچھے سٹور میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہوگا، اور تم انہیں لے آئے 4 سٹار فندق سلیمان میں۔ انہیں تو مہذبانہ طور پر کافی پینا بھی نہیں آتی۔ کافی شاپ ایئر کنڈیشن ہونے کے باوجود وجے کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ میں وجے کو اسی حالت میں چھوڑ کر باہر آیا تو مزمل اکیلا لان میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے مجھے کافی شاپ میں تینوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ تینوں واپس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو عمران اور کیسر ان کے پیچھے گاڑی میں چلے گئے ہیں۔ میں اور مزمل پھر کافی شاپ میں آ کر بیٹھ گئے اور میں نے مزمل کو خریداروں کے متعلق بتایا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کیسر اور عمران واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ تینوں جن کے تعاقب میں ہم گئے تھے، جامعہ مسجد کے قریب پہنچ کر انہوں نے گاڑی روکی اور وہ تینوں نیچے اترے اور ایک نائلون کے فرنیچر اور باقی دونوں
दूसरी 2 दुकानों में चले गए। हम थोड़ी देर बाद नायलॉन की रस्सियों वाली दुकान पर गए तो उनमें से एक आदमी जो दुकान का सेलमैन था हमसे पूछा कि क्या चाहिए। हमें उसने मुख्तलिफ किस्म की रस्सियां दिखाई और हमने मजबूरन 50 मीटर रस्सी खरीद ली। हम विजय की इस बचकाना हरकत पर खासी देर तक हंसते रहे कि सौदे के लिए उसने किन लोगों का इंतखाब किया। साथियों के साथ मैं हंसी मजाक में तो शरीक था, लेकिन मेरे दिमाग से यह बात नहीं निकल रही थी कि विजय ने हमारे कमरों में माइक्रोफोन क्यों छुपा कर लगाए थे। यह दिल बार बार ये कह रहा था कि विजय का भारतीय एजेंसियों से ताल्लुक है, वरना माइक्रोफोन जिसका सऊदी अरब में लाना ममनू है विजय के पास कहां से आए। उन दिनों ऐसे छोटे माइक्रोफोन जो ट्रांसमीटर का काम देते थे दुबई से 500 दिरहम में मिलते थे। रात को 12 बजे के करीब जब मैं शब ख्वाबी का लिबास पहन चुका था, विजय का फोन आया। वो अब मुझसे फौरी मिलना चाहता था। मैंने पहले तो उसे टालने की कोशिश की, मगर उसका इसरार बढ़ता गया तो मैंने उसे अपने कमरे में ही बुला लिया। विजय ने कमरे में दाखिल होते ही कहा कि आज शाम जो कुछ हुआ उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। दरअसल सऊदीया में भारतीय एजेंसी का इंचार्ज जद्दा में रहता है। मैंने जब उसे फ़ोन पर आपके मुतल्लिक बताया तो उसे पहले तो यकीन नहीं आया। फिर उसने कहा कि तुम पहले तसल्ली कर लो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं। इसलिए मुझे और तो कुछ ना सूझा, लिहाजा मैंने यहाँ पर रहने वाले आम 3 भारतीयों को गाहक बनाकर आपके पास भेज दिया। वो तीनों मामूली नौइयत के हैं और यहाँ दुकानों पर सेलमैन हैं। उनके नाकाम हो जाने पर मैंने जद्दा में इंचार्ज को फ़ोन पर सारी सूरत हाल बताई। अब कल बाद दोपहर की फ़्लाइट से वो खुद आपसे मिलने आ रहा है। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन जब आप इंचार्ज से मिलेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने सारी बात ही गलत नहीं बताई थी। अगर आप चाहें तो कल बाद दोपहर की फ़्लाइट से उनकी आमद को एयरपोर्ट से क्लियर कर सकते हैं। मैंने विजय से कहा कि ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है कि हमारा सौदा करवाओ, अपना कमीशन लो और अपना मुस्तकबिल बनाओ। विजय ने कहा कि कल बाद दोपहर 2:30 बजे की फ्लाइट पर एजेंट को लेने वो एयरपोर्ट जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा और देख लूंगा कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। अगले रोज बाद दोपहर 2 बजे मैं अपने तीनों साथियों के हमरा अल कसीम एयरपोर्ट, जो कि बुरैदा शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर था, पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कई पाकिस्तानी मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर साइट मैनेजर और तकरीबन 80% अमला पाकिस्तानी है। वहीं पर मुझे भट्टी नाम का एसी इंजीनियर मिला, जिसने बुरेदा में हमारे मिशंस में हमारी खासी मुआवनत भी की। फ्लाइट आने पर विजय ने अराइवल लाउंज के बाहर एक सूट बूट पहने काला चश्मा लगाए शख्स का इस्तकबाल किया। विजय ने उससे कोई बात की तो उसने मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया। मैं उससे काफी फासले पर खड़ा था। अपना सूटकेस पकड़े वो विजय के साथ पार्किंग में आया और विजय के साथ गाड़ी में बैठ गया। विजय गाड़ी लेकर होटल की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद हम भी अपनी गाड़ियों में होटल की तरफ चल पड़े। उस शख्स की सूरत और चाल ढाल से ही लगता था कि ये जो कोई भी है उसमें कमाल दर्जे की खुद एतमादी है। होटल में शाम 6 बजे विजय ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बॉस ने सिर्फ आपको आज रात डाइनिंग हॉल में खाने की दावत दी है। तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? मैंने पूछा। नाम बॉस से ही पूछ लीजिएगा, और बॉस वक़्त के बहुत पाबंद हैं, इसलिए ठीक 8:30 बजे डाइनिंग हॉल में पहुंच जाएं। विजय को यकीनन ये हदायत उसके बॉस ने दी होंगी। वो मुझे बातों से मुतासर करना चाहता था, मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई थी। मैं बजाय 8:30 बजे के 8:50 पर डाइनिंग हॉल में पहुंचा। इस दौरान विजय मुझे 2 मरतबा वक़्त की पाबंदी करना याद दिलवा चुका था। मैं टहलता हुआ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। विजय जो दरवाजे में खड़ा मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहा था, मुझे लेकर उस टेबल की तरफ बढ़ा जहां उसका बॉस बैठा हुआ था। मैं टेबल के करीब पहुंचा तो विजय के बॉस ने घड़ी को देखते हुए विजय को डांटते हुए कहा कि मैंने ठीक 8:30 बजे खाने का वक़्त बताया था, और अब क्या वक़्त है? विजय की बजाय मैंने जवाब दिया, क्योंकि बिल वास्ता मुझे ही मुखातब किया गया था। मैंने विजय को मुखातब करते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक खाना खाता और किसी से मिलता हूँ। अगर मेरी टाइमिंग पर किसी को एतराज़ है तो मैं वापस चला जाता हूँ। ये कहकर मैं वापस जाने के लिए पलटा तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, मिस्टर आसफ, आ जाइए, हम यहाँ सौदा करने आए हैं, लड़ने नहीं। मैं हैरान था कि उसको मेरे खटमंडों वाले कवर नाम का क्यों कर पता चला। सऊदी अरब में भी मैं मुख्तलिफ नाम से आया था और यही नाम मेरे पासपोर्ट पर भी दर्ज था। मैं मेज़ की तरफ बढ़ा तो बॉस ने खड़े होकर मेरा खैर मकदम किया और अपने सामने कुर्सी पर बैठने की दावत दी।
मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे उसकी शक्ल हरगिज जानी पहचानी मालूम नहीं हो रही थी। मैं टिकटिकी बांधे उसे देखे जा रहा था। मेरी इस कैफियत को भांपते हुए उसने मुस्कुराते हुए चश्मा उतारा और कहा कि मिस्टर आसफ, अपने जहन पर चाहे जितना जोर डाल लें, आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज से पहले हम कभी नहीं मिले। लेकिन मैं आपको इस वक्त से जानता हूं, जब आप डीएमआई की हिरासत में थे, और उसके बाद आपकी जिंदगी के एक एक लम्हा की मुझे खबर है। काठमांडू में जो कुछ आपने किया, फिर पाकिस्तान वापस जाकर कुछ अरसा बाद थाईलैंड, बर्मा, आसाम, भारत, बांग्लादेश, खलना, बम्बई, शांतिपुर और कलकत्ता जो कार्रवाइयां की, उनकी मुझे मुकम्मल तफसील मालूम है। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि आपने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया और कितने अफराद को हलाक किया, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि आप पर हाथ डालते। जब वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में ही नाकाम हो गए, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपके माजी को टटोलूं। मैं तो बिल्कुल साफ जहन के साथ आपसे मिलने आया हूँ कि जो कुछ आप फरोख्त करना चाहते हैं, उनकी कीमत लगाऊं और देखूं कि हमें उनकी ज़रूरत है भी या नहीं। जैसे आसफ आपका असली नाम नहीं, वैसे ही त्रिपाठी कहकर मुझे मुहातिब कर सकते हैं। मैंने त्रिपाठी को जवाब दिया कि जब आपको मेरे मुतल्लिक इतना कुछ इल्म है, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मैं सिर्फ अपनी शराइत पर ही काम करता हूँ। मैंने विजय को बता दिया है कि मैं ज़ुबानी तो बता सकता हूँ कि मेरे पास कितनी अहमियत के डॉक्यूमेंट हैं, और उनकी समरी भी दे सकता हूँ, लेकिन सौदे से पहले असली कागजात किसी सूरत भी खरीदार के हवाले नहीं कर सकता। आपकी बात बहुत माकूल है, त्रिपाठी ने जवाब दिया, लेकिन आपको चंद मेरे मामूली सवालों के जवाब देने होंगे। आप इतने मुहब्बे वतन हैं कि आप जैसे लोग हमारे मुल्क में होते तो उनके बुत बनाकर उनकी पूजा की जाती और उन्हें सर आंखों पर बिठाते। आपका यकायक मुल्की मफाद का सौदा करना समझ नहीं आया। दूसरी बात, इतने अहम न्यूक्लियर एनर्जी के कागजात आपके हाथ कैसे लगे? और आखिरी सवाल, आप इस सौदे के बाद पाकिस्तान तो जाकर रह नहीं सकते, इसलिए आपने मुस्तकबिल कहाँ गुजारने का सोचा है? मिस्टर त्रिपाठी, मैंने कब कहा कि मैं मुहिब्बे वतन नहीं हूँ? ये डॉक्यूमेंट्स जिनके पास थे, वो उन्हें फरोख्त करना चाहते थे। मैंने तो सिर्फ ये किया कि उनको ख़त्म करके डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में कर लिए। अब उन्हें फरोख्त करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी बात पर यकीन कौन करेगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बनाए हुए डॉक्यूमेंट, जो इंतहाई सिक्योरिटी में रखे हुए थे, चोरी हो चुके हैं और चोर उन्हें फरोख्त करना चाहते थे। आपके तीसरे सवाल का जवाब यह है कि मुझे यकीन है कि इन डॉक्यूमेंट के खरीदार इस सौदे को खुफिया रखेंगे, क्योंकि यही उनके मफाद में है। इसलिए मेरा पाकिस्तान जाना खतरनाक नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इतनी दौलत को मैं महज बैंकों की जीनत तो नहीं बनाऊंगा, बल्कि इनसे अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। पाकिस्तान में मेरी माली हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है, इसलिए वहां मैं इस दौलत से भरपूर लुत्फ नहीं उठा सकता। इसलिए मैं किसी मगरबी मुल्क में क़याम करना बेहतर समझूंगा।